स्कीम यूपी टेट सीटेट, जो कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का पार्ट 3 है, जिसका पहला क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है, जो कि 2019 और 2015 दो बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से नोटिस कीजिए और दिमाग में फिक्स कर लीजिए। लेकिन इससे पहले जो विशेषताएं हैं अधिनियम की, उससे पहले हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मुख्य बिंदु देख लेते हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके 2-3 पॉइंट दिमाग में रख लेने, याद मतलब समझ लेना है, जिससे अगर आ भी जाता है तो आप उसको पढ़ लो। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की मुख्य बिंदु, पहला तो है सरकारी स्कूलों में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को निजी ट्यूशन चलाने की छूट नहीं होगी, साथ ही शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में भी शामिल होने से रोका जाएगा। यानी जो शिक्षक सरकारी स्कूल के होते हैं वो उन्हें ट्यूशन पढ़ाने की, निजी ट्यूशन चलाने की बिल्कुल भी छूट नहीं है। अगर बात करें जो शिक्षा के अधिकार का सेकेंड पॉइंट है, उसमें यह है कि निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के 25% सीट भी गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होंगे। इसकी लागत सरकार वहन करेगी। यानी जो प्राइवेट स्कूल है, अगर उसमें कोई उसमें जो है प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीट जो होता है वो आरक्षित होता है और उसकी लागत सरकार वहन करती है। अगर कोई बच्चा जो है वो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस स्कूल का खर्च वहन कर सके, तो 25% सीट ऐसे बच्चों के लिए आरक्षित रहती है और उसका खर्च जो होता है वो सरकार वहन करती है। विधेयक के अनुसार शिक्षा का जो खर्च होता है उसका भार जो होता है वो केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वहन करती हैं। केंद्र भी खर्च उठाती है और राज्य भी खर्च उठाती है। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत सभी को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार जो होती है उसका खर्च प्रतिवर्ष रुपए 12,000 करोड़ रुपए का भार बढ़ता है, मतलब बढ़ेगा अगर वो सबको स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराती है। नई व्यवस्था में बच्चों के गार्जियन की अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक स्कूलों में विद्यालय प्रबंध कमेटी, कौन सी कमेटी, विद्यालय प्रबंध कमेटी का गठन का प्रावधान होगा। और ये कमेटी जो होगी वो विद्यालय की निगरानी से लेकर उसके कामकाज को भी देखेगी और गार्जियन की जो भागीदारी हो उसको भी सुनिश्चित करेगी। और इस अधिनियम के अंतर्गत विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को शारीरिक दंड, नामांकन के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग प्रणाली, निष्कासन और कारावास पर रोक है। यानी बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं आप। नामांकन के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग प्रणाली, ये इस पर भी रोक है। निष्कासन यानी अपने मर्जी से तो आप बच्चे को निकाल नहीं सकते स्कूल से। और शिक्षकों के पद कभी भी इसके कुल क्षमता से 10% से अधिक को कम नहीं होने दिया जाने का, मतलब कि शिक्षक जो पद है किसी भी स्कूल का वो 10% से अधिक, मान लीजिए अगर कोई शिक्षक की कमी भी है तो 10% से अधिक कमी नहीं होनी चाहिए उनके प्रतिशत जो है। इस अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक दाखिल जो 60 बच्चे हैं, 1 से 5 में, अगर कक्षा 1 से 5 में 60 बच्चे हैं तो उन पर वहाँ पर 2 शिक्षक तो होने ही होने चाहिए। अगर 60 से ऊपर और 90 तक है तो 3 शिक्षक होने चाहिए। अगर 91 से लेकर 120 तक है तो 4 बच्चे होने चाहिए और 121 से 200 तक है तो 5 शिक्षक होने चाहिए। ये भी दिमाग में रख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यदि कक्षा 1 से 5 तक की जो कक्षा है उसमें अगर बच्चों की संख्या 61 से लेकर 90 तक है तो वहाँ पर शिक्षक कितने होने चाहिए, तो डेफिनेटली आंसर होगा 3 होने चाहिए। और जिन स्कूलों में 150 से अधिक बच्चे हो वहाँ 5 शिक्षक के अलावा एक प्रधान अध्यापक भी होना चाहिए। और जिन स्कूलों में 200 की संख्या 200 या 200 से अधिक है तो वहाँ छात्र और शिक्षक का अनुपात जो होना चाहिए वो 1:40 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बैठा लेना है। तो जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो वहाँ छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होगा, वहाँ 1:40 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अधिकार अधिनियम की विशेषताएं, वो जो अब मुख्य बिंदु है उसके 2-3 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो वही काफ़ी, अगर आता है परीक्षा में तो आप उस 2-3 पॉइंट को लिख देना। विशेषता इंपॉर्टेंट है, विशेषता आया हुआ है तो
राज्य सरकार पहला जो है वो राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय जो होती हैं, नगर पालिका और नगर पालिका जहाँ की, ये प्रयास करें कि बालकों के निवास जो हैं, जहाँ बच्चे रहते हैं, वहाँ से 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। सरकारी प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं, वहाँ पर राज्य सरकार स्थापना करे, जहाँ पर बच्चे रहते हैं जिन क्षेत्रों में, उनके 1 किलोमीटर के अंदर करे, ताकि जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं, बिना किसी असुविधा के विद्यालय तक पहुंच सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो विद्यालय आने में, वहां तक आसानी से पहुंच सके। दूसरा है 6 से 8 तक के विद्यालय छात्र के निवास स्थान से 6 से 8 तक के जो विद्यालय हो, वो छात्र के निवास स्थान से 3 किलोमीटर की परिधि में स्थापित हो। प्राथमिक विद्यालय जो हो, वो बच्चों के जो जहाँ निवास स्थान है, वहाँ से 1 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत हो, और जो 6 से 8 तक के विद्यालय हैं, वो उनके निवास स्थान से 3 किलोमीटर की जो परिधि हो उसमें स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक विद्यालयों को कुछ न्यूनतम शैक्षिक संरचना उपलब्ध कराई जाएगी, यानी खेल कूद का मैदान, पेयजल, शौचालय, ये सब सरकारी स्कूलों में तो आपने देखे ही होंगे। भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में 22 करोड़ बालक हैं, जिसमें से 4.6% बालक विद्यालयी शिक्षा के दायरे से बाहर हैं। मतलब ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो स्कूलों के क्षेत्र में, मतलब स्कूल से तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता, यानी 4.6 बालक जो है वो बाहर है दायरे से। तो इस प्रकार लगभग 92 लाख जो वंचित बालक हैं, उनको शिक्षा की परिधि में लाया जाए, ऐसा प्रयास किया जाता है। और इस प्रयास के लिए सर्व शिक्षा अभियान और ऐसे कई अभियान है जो चलाए जाते हैं, जिससे जागरूक किया जाता है उनके परिवारों को कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के परिमाणात्मक वृद्धि के साथ साथ बालकों के गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए जाएंगे। मतलब बालकों को जो हो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए, अच्छे तरीके से प्रदान की जाए। इसके लिए योग्यताधारी शिक्षकों की भर्ती होगी, जो ऐसे शिक्षकों की भर्ती होगी जिनके अंदर योग्यता है। विद्यालय में उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा, यानी कि सीटों का, बैठने की व्यवस्था, इन सब का विकास। प्रभावी पाठ्य सामग्री का विकास, यानी ऐसी पाठ्य सामग्री का विकास होगा जो अच्छी हो, उनके स्तर के अनुकूल हो, उनका विकास करे, ऐसी पाठ्य सामग्री का विकास। शिक्षकों को सामयिक प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था, मतलब शिक्षकों के भी प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था होगी। विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से बालक में ज्ञान की क्षमता का निर्माण व प्रतिभा के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। यानी विभिन्न गतिविधियां उनसे कराकर ज्ञान की, जैसे खेल के माध्यम से, या अगर कोई विषय है, इतिहास का कोई विषय है और उसमें ताजमहल का वर्णन है, तो वहाँ पर हम बच्चों को ले जाके ताजमहल दिखा सकते हैं। तो बहुत इन गतिविधियों के माध्यम से जो है हम बालकों का जो है उनका जो ज्ञान की क्षमता है उसका विकास कर सकते हैं। शिक्षक द्वारा बालकों को किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी, यानी शिक्षक किसी भी तरह से बालक को शारीरिक और मानसिक तौर पे प्रताड़ित नहीं कर सकता। अधिनियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन की प्रवृत्ति को निषेधित यानी मना किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो निजी ट्यूशन नहीं चला सकते। पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु का निर्माण इस प्रकार किया जाए, यानी जो सिलेबस हो वो इस प्रकार हो कि बालक में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सके, और इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा 2017 और 16 में आया था। न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना। इसकी अगर मतलब को देखें, न्यूनतम अधिगम स्तर, अधिगम यानी सीखना, न्यूनतम यानी कम से कम, स्तर यानी कि लेवल। तो न्यूनतम शब्द का अभिप्राय कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा के जो विद्यार्थी है वो निश्चित समय में अर्जित कर ले। यानी मान लीजिए कक्षा 5 का विद्यार्थी, तो कम से कम वो जो विषय है उसका 20%, 30%, इतना मतलब जो स्तर निर्धारित किया जाए उसको वो मतलब प्राप्त कर ले। अधिगम मतलब जो कम से कम स्तर निर्धारित किया गया वही है न्यूनतम। अधिगम मतलब सीखना, बालक के व्यवहार जिससे वह समाज में जो है समायोजित कर सके अपने आप को। स्तर यानी जिसमें बालक निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है। उस स्थिति से जैसे कक्षा 6 में पढ़ने वाले छात्र का स्तर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को तैयार करना या उसमें निपुण होना है। जो उसका स्तर है
उस पाठ्यक्रम को तैयार करना और उसमें निपुण होना है। यानी न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे राजू कक्षा 8 का छात्र है और उसके लिए बोर्ड द्वारा यह निश्चित किया गया है, जो बोर्ड होते हैं जैसे यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, तो मतलब जो बोर्ड है जो निर्धारित करता है कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाला छात्र ही उत्तीर्ण होगा। तो उस बालक के द्वारा सत्र में मेहनत करके उसे अगर 8वें स्तर को पास करना है तो उसे 33% अंक प्राप्त करना होगा, तभी वो कक्षा 8 का जो क्लास पार करके कक्षा 9 में जा सकेगा। 33% से कम आएगा तो फेल हो जाएगा। तो यही है न्यूनतम अधिगम स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अपव्यय और अवरोधन क्या है? 2017 और 2016 में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी की है, इसको पूरी तरह समझिएगा। समझ जाएंगे तो आप खुद भी, अगर एक बार समझ गए तो खुद भी जब क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप लिख लोगे। प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना। प्राथमिक शिक्षा यानी 1 से 5 तक की शिक्षा। 1 से 5 में ही बच्चा एक क्लास 1 पढ़ा, क्लास 2 पढ़ा, क्लास 3 में उसने छोड़ दिया स्कूल, तो ये क्या है? अपव्यय है। इस प्रकार सुकोमल बालकों के अगर वो छोड़ देते हैं तो इससे उनकी उर्म, एज जाती है, श्रम, जो शक्ति है उस समय की, उनकी प्रयास, अभिभावकों के धन की क्षति होती है। जो बालकों के प्राथमिक शिक्षा पूर्ण न करने के कारण होती है, अगर वो प्राथमिक शिक्षा अपनी पूर्ण नहीं करते तो एक तो उनकी जो साल होता है उनका वो बर्बाद चला जाता है, फिर अभिभावकों के जो धन होते हैं उनकी क्षति हो जाती है अगर बीच में ही छोड़ दिया स्कूल। यदि हम इस समस्त क्षति का पता लगाएं तो यह क्षति उन आंकड़ों से काफ़ी अधिक होगी जो हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। जो अव्यय के अतिरिक्त अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की दूसरी प्रमुख समस्या है। तो अगर पूछे कि प्राथमिक शिक्षा की दो समस्याएं कौन सी हैं उसमें, तो अपव्यय और अवरोधन। अवरोधन क्या है? अवरोधन से हमारा तात्पर्य बच्चों का एक कक्ष में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना, मतलब बार बार एक ही कक्षा में फेल होते जाना। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए ही रुक जाते हैं, मतलब फेल होते ही रहते हैं। तो अपव्यय और अवरोधन दो समस्याएं हैं। अपव्यय यानी कि बीच में ही स्कूल छोड़ देना, अवरोधन यानी कि फेल होते रहना, मतलब एक ही कक्षा में बहुत देर तक समय के लिए रुकना। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम।